Good morning, students. Today we discuss about surface chemistry. Now our next topic. प्रीवियस लेक्चर में हमने सरफेस केमिस्ट्री की प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दी थी. प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्ट. हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्ट. हमने यहाँ पर 2 या 3 प्रॉपर्टी पहले डिस्कस कर चुके हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्ट में हम 2 या 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके हैं. टुडे आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्ट. स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्ट, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्ट, या इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल. ऑन कोलाइडल बच्चों, आज हम स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्ट के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कोलाइडल प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स. बच्चों प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल सी है, बस एक बार ध्यान से देखिए इसको. स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्ट यानी इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स. इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स में हम क्या स्टडी करते हैं बच्चों? हमारे पास कोई भी कोलाइडल सॉल्ट है, सपोज कीजिए यहाँ पर एनी कोलाइडल सॉल्ट. इस कोलाइडल सॉल्ट में जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उन पे क्या रहेगा? सेम चार्ज, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. यानी इन ए कोलाइडल सॉल्ट all colloidal particles are have same charge either positive और negative. किसी भी colloidal salt में जितने भी colloidal particles present है उन पे क्या होता है? सेम चार्ज होता है, either positive रहेगा either negative रहेगा. क्लियर? और बच्चों अगर एक colloidal salt में एक ही चार्ज के colloidal particles either positive या negative, या तो positive के मिलेंगे या negative के, तो सेम चार्ज के कोलाइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं? रिपेल करेंगे, एक दूसरे से क्या जाएंगे? दूर जाएंगे, रिपेल करेंगे. और ये रिपेल करेंगे तो दे डू नॉट कोलैप्स टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कोलैप्स नहीं होंगे. सो दे कैन फॉर्म ए लार्ज नॉन कोलाइडल पार्टिकल. तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? कि लार्ज नॉन कोलाइडल पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं. क्लियर? तो हमने आपको क्या बताया कि किसी भी कोलाइडल सॉल्ट में जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, इस कोलाइडल सॉल्ट में जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उन पे क्या रहेगा? सेम चार्ज, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. और जो इसके अंदर जो डिस्पर्जन मीडियम रहेगा, जो इसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम रहेगा, उसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो ऑपोजिट चार्ज होगा. वो क्या होगा? ऑपोजिट चार्ज देन कोलाइडल पार्टिकल्स. अगर कोलाइडल पार्टिकल्स पे पॉजिटिव रहेगा तो डिस्पर्जन मीडियम पे नेगेटिव, कोलाइडल पे नेगेटिव रहेगा तो डिस्पर्जन मीडियम में पॉजिटिव. इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज विल बी द प्रेजेंट. यानी कोलाइडल सॉल्ट और डिस्पर्जन मीडियम, तो कोलाइडल पार्टिकल्स पे जो चार्ज होगा, डिस्पर्जन मीडियम पे जो चार्ज होगा, वो एक दूसरे से क्या होते हैं? ऑपोजिट एंड इक्वल. क्लियर? इसमें हम क्या लिखेंगे बच्चों? इसमें देखिए, इन ए कोलाइडल सॉल्ट all colloidal particle have same charge. All colloidal particle have same charge, either positive or negative, and dispersion medium have equal and opposite charge than colloidal particle. बच्चे यहां तक मैंने क्या लिखा? इन ए कोलाइडल सोल, किसी भी कोलाइडल सोल में
ऑल कोलेटरल पार्टिकल्स आर हैव सेम चार्ज, किसी भी कोलेटरल सोल में कोलेटरल पार्टिकल्स पे क्या होता है, सेम चार्ज, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो प्लस हो गया माइनस, एंड डिस्पर्जन मीडियम हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, और जो डिस्पर्जन मीडियम है उसके ऊपर इक्वल और ऑपोजिट चार्ज होता है, देन कोलाइडल पार्टिकल्स। सो सेम चार्ज कोलाइडल पार्टिकल repel to each other, repel to each other, so that they do not collapse, and they can form large non-colloidal particle. They can form large non-colloidal particle. क्लियर? तो बच्चों आपस में मिक्स होकर क्या बनेगी, लार्ज नॉन कोलाइडल पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। दोबारा देखिए यहाँ पे, एक बार, किसी भी कोलाइडल सोल में ऑल कोलाइडल पार्टिकल्स आर हैव सेम चार्ज, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, किसी भी कोलाइडल सोल में जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उन पे सेम चार्ज होता है, आइदर पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, एंड डिस्पर्जन मीडियम हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, और जो डिस्पर्जन मीडियम के ऊपर चार्ज है वो इक्वल और क्या रहेगा, उससे ऑपोजिट रहेगा, देन कोलाइडल पार्टिकल्स, सो सेम चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स रिपेल टू ईच अदर, जो सेम चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपेल, सो दे डू नॉट कोलैप्स, तो कोलैप्स नहीं होंगे, एंड दे कैन फॉर्म लार्ज नॉन कोलाइडल पार्टिकल, और किसका फॉर्मेशन करते हैं, लार्ज नॉन कोलाइडल पार्टिकल। अब बच्चों कुछ कोलाइडल सोल में, अब सम कोलाइडल सोल में हम बच्चों सम पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स रिटर्न करते हैं और सम नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स को रिटर्न करते हैं, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं, हम देखिए, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स में, और सम एग्जांपल लेते हैं पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स में। तो यहां पर हमारे पास रहेंगे नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सोल, और यहां इस साइड में रहेगा आपका पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सोल, किसका रहेगा, पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सोल। इस साइड में बच्चों हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सोल, और इस साइड में क्या है, पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सोल। देखिए हमारे जितने भी कोलाइडल सोल हैं उनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, यहां से शॉर्ट क्वेश्चन भी पड़ता है, जैसे हम जितने भी एग्जाम्पल्स लेंगे और उसमें हमारे मिक्स, जैसे हम चलो बाद में बताते हैं, पहले इसको क्लासिफाई करते हैं। नेगेटिव चार्ज में हमारे पास क्या है, कोलाइडल सोल ऑफ मेटल्स, मेटल पार्टिकल्स सच एज कॉपर, Ag, Au etc. इसका बता हमने मेटल पार्टिकल्स का। कोलाइडल सोल ऑफ मेटल पार्टिकल्स, कॉपर का, सिल्वर का और गोल्ड का, क्लियर। कोलाइडल सोल ऑफ मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड में क्या गया हमारे पास, CdS या AS2S3 आर्सेनिक या कैडमियम सल्फाइड, या हमारे पास गम, ग्लू एंड रबर, क्या गया हमारे पास, गम, ग्लू एंड रबर, या हमारे पास क्या गया, एसिडिक डाई, एसिडिक डाइज। हमारे एसिडिक डाइज किस में आते हैं बच्चों, नेगेटिव चार्ज में आते हैं, किस में आते हैं, नेगेटिव चार्ज। हमारे पास जितने भी हैं वो सब क्या है बच्चों, नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सोल है। ये क्या हमारे पास, नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सोल, यानी मेटल पार्टिकल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जो मेटल पार्टिकल्स है भी हमारे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। कोलाइडल सोल मेटल सल्फाइड्स, जो मेटल सल्फाइड्स है, CdS, AS2S3 भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। गम, ग्लू, रबर है वो भी क्या है, नेगेटिव चार्ज, और एसिडिक डाई भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव भी आते हैं बच्चों,
metal hydroxides, metal hydroxides, that is Al OH thrice, Cr OH thrice and Fe OH thrice etc. ये हमारे क्या मेटल हाइड्रोक्साइड्स। एक हमारे पास है हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स, दैट इज Al2O3 XS2 Fe2O3 XS2 Cr2O3 XH2O। ये हमारे पास हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज कोलैटरल सॉल्वेंट में क्या आते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम और फेरिक हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स, जो हमारे मेटल ऑक्साइड हाइड्रेटेड है वो भी इसकी क्या एग्जांपल है, चाहे वो एल्यूमिनियम का हो, आयरन का हो या क्रोमियम का हो। एक हमारे पास आता है इसमें हीमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, और एक आता है बेसिक डाई। क्या आते हैं, बेसिक डाइज। बेसिक डाई भी किस मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सोल। देखिए बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल और इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स में हमने क्या बताया, किसी भी कोलाइडल सोल में क्या होते हैं, सेम चार्ज के कोलाइडल पार्टिकल्स, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और जो वहां पर डिस्पर्जन मीडियम होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कोलाइडल पार्टिकल से क्या रहेगा, ऑपोजिट एंड इक्वल होता है। तो सेम चार्ज कोलाइडल पार्टिकल क्या करते हैं, रिपल करते हैं, वो कोलैप्स नहीं करते हैं, एंड दे कैन फॉर्म ए लार्ज नॉन कोलाइडल पार्टिकल। अब हमने कुछ नेगेटिव चार्ज और कुछ पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सोल को डिस्टिंग्विश किया है कि नेगेटिव चार्ज के कौन से और पॉजिटिव चार्ज के कौन से हैं। तो जो हमारे पास मेटल पार्टिकल्स हैं, कॉपर का और सिल्वर का, गोल्ड का, ये सब किस में आते हैं, नेगेटिव चार्ज में। या मेटल सल्फाइड्स आते हैं, वो भी किस में आते हैं, नेगेटिव चार्ज में। गम की रबर भी किस में आता है, नेगेटिव चार्ज में। और एसिड डाई भी किस में आता है, नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सोल में हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज में हमारे पास आपके पास मेटल हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स, हीमोग्लोबिन या बेसिक डाई। क्लियर। अब बच्चों इसको और आगे स्टडी करने के लिए हमारे पास यहाँ तक तो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया। अब देखिए जो सिंगल मार्क का क्वेश्चन कैसे बढ़ता है, जैसे हमारे पास आएगा पिक आउट द नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सोल इन द फॉलोइंग। नेगेटिव चार्ज को पिक आउट करना है। एक हमारे एग्जांपल देते हैं कोलाइडल सोल कॉपर, और अदर 3 एग्जांपल्स इधर से दे दिया, आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपके सारे एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद है तो इसको आप कर सकते हैं ना बच्चों। यहाँ पर कंप्लीट एग्जांपल्स याद करने हैं शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। क्लियर। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के मैक्सिमम चांस है, इसलिए आपको इन एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से टेक ओवर करना है। अभी खत्म नहीं हुआ बच्चों, अभी हमारा कंटिन्यू इस टॉपिक पर आपका। इसके जस्ट बाद बच्चों देखिए हम यहाँ पर कोलाइडल सोल को बाय केमिकल रिएक्शन डिस्कस करते हैं। इसमें जैसे हम कोलाइडल सोल को किस टाइप से चार्ज को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अब हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों। एक बार हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस पोटासियम आयोडेट। तो बच्चों किसका फॉर्मेशन करेंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव ब्रेक हो गया, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ब्रेक हो गया। क्लियर। ओके। तो यहां से हमारे पास ये प्लस इस माइनस से जुड़ेगा, और किसका फॉर्मेशन होगा आपका, AgI का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा, AgI। और यहां से क्या आउट होगा आपका KNO3। क्या आउट हो गया, KNO3। अब इस कोलाइडल सोल में समझने के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखिए ये तो हमारी सिंपल रिएक्शन थी। यहाँ पर जो AgI है, यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस, AgI ये मान लीजिए हमारे कोलाइडल सोल बन गए। क्या बन गए, कोलाइडल सोल, दैट इज AgI। क्लियर। अब बच्चों वंस टाइम अगर हम इसको एक्सेस ले लेंगे, किसको एक्सेस लेंगे, इसको। किसको एक्सेस लिया हमने, KI को एक्सेस ले लिया। क्लियर। दूसरी में रिएक्शन लिखता हूं बच्चों, यहां पर देखिए AgNO3 प्लस KI, यहां पर वही हमारा AgI का फॉर्मेशन हो गया। AgI ये बच्चों जैसे आपने 5 लिया, 4 लिया, 3 लिया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें आप कितने भी ले सकते हैं। क्लियर।
ये हमारा क्या है, कोलाइडल सोल है। ये क्या है, कोलाइडल सोल। इस केस में हमने के आई को एक्सेस लिया और इस केस में हमने ए जी आई को एक्सेस ले लिया, A03 को। क्लियर? यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिए एक बार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने सिल्वर नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड की रिएक्शन की, तो सिल्वर नाइट्रेट पोटासियम आयोडाइड की रिएक्शन एक बार तो हमारा AgI कोलाइडल सोल बन गया, इधर भी AgI कोलाइडल सोल का फॉर्मेशन हो गया। इस रिएक्शन में हमने इसको एक्सेस लिया है, किसको एक्सेस लिया है, KI को। तो जो एक्सेस में रहेगा तो हमारे कोलाइडल सोल में यहाँ पर के ने पार्टिसिपेट किया या आई ने पार्टिसिपेट किया है, AgI में जो एक्सेस में है। देखिए ये कोलाइडल सोल है, इस कोलाइडल सोल में हमारे इस एक्सेस वाले आई कंपोनेंट ने पार्टिसिपेट किया है ना, और जो कंपोनेंट पार्टिसिपेट करता है वो एक्सेस में है, तो वो हमारे इसके सराउंडिंग में आ जाएगा। वो किस में आ जाएगा, इसके सराउंडिंग में। वो किस में आ गया, इसके सराउंडिंग में, और एक लेयर का फॉर्मेशन कर देगा। ये क्या बना देगा, एक लेयर बना देगा। क्या बना देगा, एक लेयर। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लेयर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लेयर बोलते हैं। इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड लेयर। फिक्स, इट इज नोन एज द फिक्स्ड लेयर। क्लियर? अब हमारा देखिए इसी कंपोनेंट में हमारा एक्सेस वाले में नेक्स्ट कौन है, K प्लस है। इसके सराउंडिंग में हमारे पास कौन आ जाएगा, K प्लस आ जाएगा। कौन आ जाएगा, K प्लस। इस K प्लस की जो लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज्ड लेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिफ्यूज्ड लेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड लेयर। क्लियर? अब बच्चों अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर ये एक्सेस है, तो Ag और NO3 में यहाँ पर किसने पार्टिसिपेट किया है, AgI में किसने पार्टिसिपेट किया है, Ag ने या NO3 ने, Ag ने पार्टिसिपेट किया है। जिसके सराउंडिंग में कौन आएगा हमारे पास, Ag पॉजिटिव। कौन आ जाएगा, Ag पॉजिटिव। क्लियर? और इस Ag पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लेयर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड। अब सेकंड कंपोनेंट यहाँ पर कौन आपका, NO3 इसके सराउंडिंग में आ जाएगा, दैट इज NO। इस NO3 को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज्ड लेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड लेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम डिफ्यूज्ड लेयर बोलते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्या होती है, फिक्स्ड लेयर, सेकंड क्या होती है, डिफ्यूज्ड लेयर। क्लियर? ये तो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल है कि किस टाइप से हमारा चार्ज क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। हमारा कोलाइडल सोल किस टाइप से स्टेबिलिटी को गेन करता है। इट्स ओके। अब बच्चों इसके जस्ट नेक्स्ट में हमारे पास जो नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, इसका चलिए एग्जांपल और भी दे सकते हो। इसका एक एग्जांपल हमारे पास ये भी हो सकता है बच्चों, जैसे हमारे पास FeCl3 है, FeCl3 प्लस H2 को एक्सेस में लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, Fe2O3X Fe2O3X और यहाँ सराउंडिंग में क्या गया हमारे पास, दैट इज OH। चलिए इसकी क्या उसका नहीं बच्चों। अब जो नेक्स्ट क्वालिटेटिव नेक्स्ट हमारी जो कोलाइडल प्रॉपर्टीज है उसका नाम क्या है बच्चों, हम क्या स्टडी कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉपर्टीज है उसका नाम है जेटा पोटेंशियल, दैट इज फिफ्थ, जेटा पोटेंशियल। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। जेटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। जो सेकंड हमारे पास उसका क्या नाम है, जेटा पोटेंशियल इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। बच्चों ये क्या कहता है, ये आपकी जो कोलाइडल सोल की प्रॉपर्टी जिसमें क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, हमने दो लेयर का फॉर्मेशन किया है, दैट इज फिक्स्ड लेयर और दैट इज डिफ्यूज्ड लेयर। इसको हम दोबारा से बना लीजिए बच्चों, यानी यहाँ पर हम इस एग्जांपल को एक को ले सकते हैं बच्चों। मतलब इस प्रॉपर्टी से हमें ये जो एग्जांपल दोबारा से रिटर्न करना होगा आपको, ऐसा नहीं कि दोबारा इसी से काम चल जाएगा। आपको ये एग्जांपल लिखा, हमने एग्जांपल लिखा था, क्लियर? हमारे पास, चलो मैं दोबारा से बना देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे कि हमने उसका यूज कर लिया। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल है, जेटा पोटेंशियल। तो हमने प्रीवियस उसमें ये बनाया था बच्चों, हमारे पास ये कोलाइडल सोल है सिल्वर आयोडाइड का, ये क्या है, सिल्वर आयोडाइड कोलाइडल सोल। इसके सराउंडिंग में हमारे पास क्या थे, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव। Ag पॉजिटिव वाले आयंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इन आयंस को हम क्या बोलते हैं,
फिक्स्ड लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड लेयर। इसके सराउंडिंग में हमारे पास किसकी लेयर थी बच्चों? आई नेगेटिव, आई नेगेटिव, आई नेगेटिव, आई नेगेटिव। और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? एक मिनट बच्चों, NO3 नेगेटिव थी बच्चों। नेक्स्ट में यहाँ पर हमारे पास जो लेयर किसकी थी, हमने प्रीवियस एग्जांपल में NO3 नेगेटिव, दैट इज NO3 नेगेटिव, क्योंकि हमने NO3 का एक्सेस लिया था, NO3 नेगेटिव। इसको हम क्या बोलते थे? डिफ्यूज्ड लेयर। इट इज अवर डिफ्यूज्ड, ये हमारे पास कौन सी लेयर थी? डिफ्यूज्ड लेयर। यानी ये हमारे पास फिक्स लेयर थी और ये हमारे पास क्या थी? डिफ्यूज्ड लेयर। और इन दोनों लेयर के बीच में, इन दोनों लेयर के बीच में जो पोटेंशियल प्रेजेंट होता है, जो पोटेंशियल प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। क्लियर? देखिए बच्चों, ये एग्जांपल तो हमारा प्रीवियस का है, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल में, ये इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कोलाइडल सोल। यहाँ पर हमारे पास ये क्या है? फिक्स लेयर, और ये क्या है? डिफ्यूज लेयर। इन दोनों लेयर के बीच में जो यहाँ पर पोटेंशियल होता है, जो क्या होता है? पोटेंशियल, उसी पोटेंशियल को हम जेटा पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर? यानी इट मे बी स्टेट्स एज, it may be states as the potential present in between fixed layer and diffused layer is known as जेटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों, जो फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर के अंदर जो पोटेंशियल प्रेजेंट होता है, उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? जेटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। क्लियर? यानी जेटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल क्या था हमारा? द पोटेंशियल प्रेजेंट इन बिटवीन फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर। जो फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में जो पोटेंशियल प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? जेटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ठीक है? इसके बाद बच्चों, हमारे जो नेक्स्ट कोल है, जो नेक्स्ट आपके पास कोलाइडल सोल की जो प्रॉपर्टीज है, वो हमारे पास आता है टेंडल इफेक्ट। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है? टेंडल इफेक्ट है। दैट इज अवर टेंडल इफेक्ट। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट को समझिए बच्चों, बहुत कॉमन से एग्जांपल देता हूं मैं इसका टेंडल इफेक्ट का। जैसे हम सिनेमा हॉल होता है जिसमें मूवी चलती है, सिनेमा हॉल के अंदर क्या होता है बच्चों? यानी एक स्क्रीन होता है और उसके स्क्रीन के बैक साइड में देखते हो जहां से एक लाइट आती है, और जो लाइट है वो हमारी इस कंप्लीट स्क्रीन पे जब नजर आती है तो हमें स्कैटर हो जाती है ना। क्या हो जाती है? स्कैटर। और उस लाइट में देखेंगे तो आपको डस्ट पार्टिकल नजर आते हैं। वो डस्ट पार्टिकल ही क्या? हमारे कोलाइडल पार्टिकल, जो उस लाइट को क्या कर देता है? स्कैटर। या सपोज करो, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक डार्क रूम है, उस डार्क रूम में एक होल से सनलाइट आती है। एक होल से क्या आती है? सनलाइट। तो मान लीजिए कि हमारा जो होल है सनलाइट, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक रूम की दीवार है, यहाँ पर एक होल है, यहाँ पर ये, इस होल से अगर सनलाइट आती है, बाकी इस रूम में अंधेरा है, इस होल से सनलाइट आती है, और जैसे इस होल से सनलाइट आके उस रूम के अंदर फॉल होगी, उस रूम में गिरेगी, तो वहां पर क्या सनलाइट इतना स्पेस में होती है? नहीं होती है। उसका स्पेस इससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जितनी ज्यादा डिस्टेंस हो उतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस रूम के अंदर देखिए जो कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इस रूम में क्या? कोलाइडल पार्टिकल्स, जो उस लाइट को क्या कर देते हैं? स्कैटर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्कैटर। अब जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतने ज्यादा कोलाइडल पार्टिकल्स उस लाइट को क्या करेंगे? स्कैटर करेंगे। क्लियर? जैसे कि मान लीजिए हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स की जो हेडलाइट होती है, क्लियर? अब व्हीकल्स की हेडलाइट को आप कभी ध्यान से देखिए, उसमें अगर हम व्हीकल की जो हेडलाइट ऑन करते हैं तो जो व्हीकल के साथ में जो स्पेस होता है लाइट का स्कैटर होने का, वो क्या है? लेस। और जितनी डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी तो उस लाइट का जो स्कैटर होने का जो स्पेस वो क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर? क्योंकि हमारे इस इन्वायरमेंट के अंदर, जिनको हम नॉर्मली डस्ट पार्टिकल बोलते हैं, वो डस्ट पार्टिकल हमारे क्या? कोलाइडल पार्टिकल, वो उस लाइट को क्या करते हैं? स्कैटर।
जैसे हमारे पास जो लाइट होती है या अपने पास कोई भी टॉर्च है, उस टॉर्च का जो फोकस होता है बच्चों, इनिशियल पॉइंट पे फोकस उसका कम स्कैटर होता है, लेकिन लास्ट में कितना ज्यादा हाईली स्कैटर हो जाता है ना। तो हाईली स्कैटर किस बेस पे होता है बच्चों? कोलाइडल पार्टिकल्स के बेस पे। क्लियर? तो टेंडल इफेक्ट क्या होता है? इट मे बी स्टेट्स एज स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, यानी इट मे बी स्टेट्स एज scattering a beam of light, scattering a beam of light by colloidal particle in a colloidal source is known as Tyndall effect. इसको हम क्या बोलते हैं? टेंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बताया हमने? स्कैटरिंग ए बीम ऑफ लाइट, एक बीम ऑफ लाइट का क्या होना? स्कैटर होना बाय कोलाइडल पार्टिकल इन ए कोलाइडल सोर्स। देखिए बच्चों, एक सेकंड एग्जांपल में लेते हैं। लेजर लाइट होती है, क्या लेजर लाइट भी स्कैटर होती है? नहीं होती है। लेजर लाइट स्कैटर क्यों नहीं होती है? क्योंकि लेजर लाइट हमारे पास एक सिंगल वेवलेंथ लाइट होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। जो लेजर लाइट होती है वो क्या होती है? सिंगल वेवलेंथ लाइट, वो स्कैटर नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो टाइडल इफेक्ट है उसमें जो लाइट होती है वो जैसे कोलाइडल पार्टिकल्स में फॉल होती है, तो कोलाइडल पार्टिकल्स उसको क्या कर रहे हैं? स्कैटर करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? टाइडल इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइडल इफेक्ट। जैसे जनरली हमारे पास ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये क्या हमारे पास है? सोर्स ऑफ लाइट है, दैट इज सोर्स ऑफ लाइट। अब इसको हमने स्लिट में से पास कर दिया, ये हमारे पास स्लिट है। लेकिन यहाँ पर बच्चों हमारे एक टर्म के अंदर हमने ट्रू सॉल्यूशन रखा है। क्या रखा है? ट्रू सॉल्यूशन, दैट इज ट्रू सोल। इस टर्म में हमारे क्या रखा है? ट्रू सोल। तो क्या इस लाइट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं इफेक्ट होता है, क्योंकि ट्रू सोल पार्टिकल्स क्या होते हैं? इनविजिबल होते हैं। यहाँ पर ट्रू सोल जो पार्टिकल्स वो इस लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हमने सेकंड बीकर में हमने क्या रख दिया? कोलाइडल सोल रख दिया। यहाँ पर क्या रखा हमने? कोलाइडल सोल। यहाँ पर हमारे पास कोलाइडल सोल है, यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे। और ये हमारे पास कोई स्क्रीन है, यानी फोटोग्राफिक प्लेट। तो जैसे ही लाइट बच्चों हमारे सोर्स ऑफ लाइट से पास होगा, ट्रू सॉल्यूशन से पास होगा, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इस लाइट में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, यह चीज पास हो जाएगी। लेकिन जैसे कोलाइडल सोल से पास होती है तो लाइट क्या हो जाती है? स्कैटर हो जाती है। लाइट क्या हो जाती है? स्कैटर। क्लियर? जो अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा है तो लाइट क्या होती है? स्कैटर। ये लाइट स्कैटर किसके कारण हुई? आपकी कोलाइडल पार्टिकल्स के कारण। ये जो लाइट स्कैटर हुई है वो किसके कारण हो रही है? कोलाइडल पार्टिकल्स के कारण। क्लियर? इसी को क्या बोलते हैं? टाइडल इफेक्ट। अब बच्चों टाइडल इफेक्ट में हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है। हमारे पास क्या है कि ऑब्जर्वेशन, यानी टाइडल इफेक्ट के लिए कंडीशंस क्या है बच्चों? कंडीशन फॉर टाइडल इफेक्ट, हमारे पास टाइडल इफेक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कंडीशंस क्या है? कंडीशन फॉर टाइडल इफेक्ट, कंडीशन फॉर टाइडल इफेक्ट। हमारी क्या कंडीशंस होंगे टाइडल इफेक्ट के लिए? इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लार्ज डिफरेंस in refractive indices, large difference in between refractive indices of, क्या बताया हमने? जो लार्ज डिफरेंस होगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ dispersion phase and dispersion medium, dispersion phase and dispersed phase, dispersed phase and dispersion medium। क्या बताया हमने? कंडीशन फॉर टाइडल इफेक्ट। कंडीशन फॉर टाइडल इफेक्ट में क्या बताया? लार्ज डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडिसेस,
लार्ज डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन फेज और मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें क्या होना चाहिए, लार्ज डिफरेंस। और सेकंड बताया देयर इज नो, या हम ये कह सकते हैं वेवलेंथ ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, वेवलेंथ ऑफ कोलाइडल पार्टिकल is not smaller than wavelength of light used, of wavelength of light used। ये कहता है कि जो वेवलेंथ ऑफ कोलाइडल पार्टिकल है वो इतनी स्मॉल नहीं होनी चाहिए कि वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। जो कोलाइडल पार्टिकल्स की वेवलेंथ है वो जो लाइट यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ से स्मॉल नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ये हमारे पास कंडीशन फॉर टेंडर इफेक्ट। अब हमारे पास बच्चों नेक्स्ट में जो हमारे पास हम कोलाइडल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे वो हमारे पास एक रहेगी ब्रोमिन मूवमेंट रहेगी, इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन। अभी हमारे काफी प्रॉपर्टीज हमें बची हुई है, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।